हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। ड्रामा की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि डॉक्टर एक लड़की से कह रही होती है, ये प्रोजेस्टेरोन बहुत कम है, तुम्हारा शरीर कमजोर है, काम का बोझ ज्यादा है और तुम 3 बच्चों की माँ बनने वाली हो। अभी की स्थिति बहुत ठीक नहीं है, अगर इलाज नहीं मिला तो शायद तुम बच न पाओ। इस लड़की का नाम मेयान होता है। वो कहती है, डॉक्टर मेरा इलाज करें, जब तक मेरे बच्चे बच सकते हैं आप जो कहेंगी मैं करूंगी। डॉक्टर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें पहले ये दे रही हूँ, क्या तुम कुछ गर्भपात की दवाइयाँ खा सकती हो और 1 हफ्ते बाद दोबारा जांच करवा सकती हो। मेयान सर हिलाकर ठीक है बोलती है। फिर डॉक्टर मेयान से पेमेंट करने के लिए कार्ड मांगती है। वो दे देती है, लेकिन डॉक्टर जब चेक करती है तो उसका कार्ड खाली होता है। वो मेयान से कहती है, इस कार्ड में पैसे नहीं है। मेयान ये सुन के चौंक जाती है और कहती है, कैसे हो सकता है, जो मैंने सफाई करके कमाया था वो तो आ गया था। पीछे खड़े पेशेंट मेयान से कह रहे थे, क्या तुम जल्दी नहीं कर सकती, इलाज कराने के पैसे नहीं होते तो क्यों आ जाती हो। डॉक्टर उनको चुप करवाती है और मेयान से कहती है, मिस मेयान, क्यों ना तुम बच्चे के पिता से जाकर बात करो और जल्दी से इलाज का खर्चा निकालो, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर मेयान डॉक्टर को थैंक यू बोलकर चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक औरत प्यार से अपने बेटे को फल खिला रही होती है। असल में ये मेयान की सौतेली मॉम होती है। इधर मेयान बाहर आकर मॉम को कॉल करती है और पूछती है, माँ क्या आपने मेरे पैसे ट्रांसफर किए। मॉम बोलती है, कौन से मेरे पैसे, जब तुम्हारे माता पिता मर गए थे हमने तुम्हें पाला, अगर हम तुम्हें न लेते तो न जाने तुम कहाँ होती। तुम्हारे पैसे और हमारा पालन पोषण बराबर है क्या। मेयन बोलती है, मेरे बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए पैसे चाहिए, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, क्या तुम मेरे पैसे वापस कर सकती हो। उसकी मॉम हंसते हुए कहती है, तुम्हारा बच्चा तो वैसे भी छोड़ दिया जाएगा, अच्छा ही है, तुम्हारे भाई के पास तो अभी घर खरीदने के पैसे भी नहीं है, हमारा परिवार कैसे तुम्हारे उस छोटे बच्चों की मदद करेगा। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। मेयान बहुत नाराज होती है। वो अपने पेट पर हाथ फेर कर कहती है, बच्चों इस दुनिया में तुम्हारी माँ ही तुम्हारी सबसे करीबी है, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं, मेयान सफाई करने वाला सामान लेकर आती है और मुश्किल से बैठती है और पोछा करने लगती है। तभी 2 लड़कियाँ उसे देखकर कहती है, जिस औरत का पेट इतना बड़ा हो गया है वो अभी भी ऐसी मेहनत कर रही है। दूसरी लड़की कहती है, क्या करे, उसके पास पैसे नहीं है, उस बच्चे का बाप तो देखो, अपनी पत्नी को पेट के साथ काम करने दे रहा है, क्या कमीना है वो। ये बोलकर वो चली जाती है। कुछ देर बाद सफाई करते करते मेयान को चक्कर आने लगता है और उसके पेट से खून भी निकलने लगता है, जिससे वो वहीं गिर जाती है। उसे देखने काफी सारे लोग आ जाते हैं। वो मदद मांगती रहती है, लेकिन सब देखने में बिजी रहते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं पहले की कहानी, जब मेयान जवान होती है और उसे मांग का कॉल आता है। उसकी माँ कह रही होती है, तुम्हारी ट्यूशन फीस जमा हुई क्या, मैंने सुना अगर फीस जमा नहीं हुई तो स्कूल से निकाल देंगे। मेयान कहती है, मैंने आज एक बड़ा ऑर्डर लिया है, उसका कमीशन 10,000 युआन है, जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं ट्यूशन फीस भर दूंगी। तभी वहाँ पर एक लड़का आकर पास में खड़ा हो जाता है। इसका नाम यीचन होता है, जो कि ली परिवार का 10वां मास्टर होता है। मेयान उससे पूछती है, तुम भी यहाँ काम करने आए हो, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। मेयान कहती है, थोड़े चुपचाप हो, सुनो इस बड़े घर के बहुत नियम है, बटलर की इजाजत के बिना दरवाजा नहीं खुलता, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी दरवाजा खुलने तक। फिर दरवाजा खुल जाता है और यीचन अंदर आ जाता है। उसके पीछे मेयान भी चली जाती है। तभी अंदर से ढेर सारे लड़के लड़कियां बाहर आते हैं और मास्टर यीचन का वेलकम करते हैं। ये सुन के मेयान सोचती है, ये तो रिच फेमस मास्टर यीचन है। फिर वो भी सिर झुकाकर कहती है, माफ कीजिए मिस्टर, मेरा मकसद आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। तभी वहाँ एक लड़का और आता है, जो कि यीचन का कजिन होता है और इसका नाम जुआन होता है। वो आकर कहता है, कजिन तुम्हारी बर्थडे पार्टी तैयार है, बहुत सारी सुंदरियां और मॉडल्स हैं जो तुम्हारे पीछे पड़ी है। लेकिन वो मेयान को ही देखे जा रहा था। जुआन उससे कहता है, ब्रदर अंदर बहुत सारी सुंदर लड़कियां हैं, उनके सामने शायद ये तुम्हें पसंद न आए। कजिन अगर तुम ये चाहिए तो मैं अभी तुम्हारे लिए इंतजाम कर दूंगा। फिर वो चला जाता है। उसके जाते ही मेयान भी सीधी हो जाती है और सोचती है, हम 2 अलग अलग दुनिया के लोग हैं, शायद दोबारा जिंदगी में कभी न मिले। फिर शाम हो जाती है। हम देखते हैं कि मेयान सफाई कर रही होती है और कह रही होती है, आज का ऑर्डर खत्म कर लूं, फिर फीस दूंगी और स्कूल वापस जाऊंगी। तभी एक लड़की आकर उसके सफाई कर रही बाल्टी पर लात मारती है। मेयान गुस्से से कहती है, तुम क्या कर रही हो, ये सफाई मैंने बड़ी मुश्किल से की थी। ये लड़की ली फैमिली की मेड होती है। वो कहती है, बाल्टी तो तुमने खुद गिराई, इसमें हमारा क्या कसूर। दूसरी मेड कहती है, हाँ तुम खुद ही बेवकूफ हो, ऊपर से शर्म भी नहीं है। तीसरी मेड कहती है, सबने देखा है, बहस मत करो। पर मेयन उन सबको इग्नोर करके कपड़ा उठाने लगती है, लेकिन वो मेड कपड़े को पैरों से दबा देती है। मेयान कहती है, क्या कर रही हो। मेड कहती है, यहाँ मासूम बनने का नाटक कर रही हो,
सोचती हूँ मैंने नहीं देखा कैसे तुमने मिस्टर यीचन को विला के दरवाजे पर ललचाने की कोशिश की थी। तुम जैसी गंदी क्लीनर मिस्टर यीचन के सामने बार बार घूम क्यों रही हो? क्या तुम सोचती हो मिस्टर यीचन सच में तुमसे प्यार कर लेंगे और तुम्हें रानी बना देंगे? मेड कहती है तुम्हारे जैसे लोग आज देखेंगे असली अंजाम। फिर वो इशारा करती है और दो लड़कियां आकर मेयान को पकड़ लेती है और पीछे की ओर धकेल देती है। तभी वहाँ पर यीचन आकर उसे पकड़ लेता है। उस गंदगी को बाहर निकालो, उसके हाथ तोड़ दो और छोड़ दो ताकि अगली बार याद रहे। वो दोनों मेयान की ओर जाने लगते हैं, लेकिन यीचन को देखकर रुक जाती है। यीचन बोलता है लगता है तुम्हारी बात सब मानते हैं। वो मेड कहती है मास्टर 10 हमारी 3 पीढ़ियां ली परिवार की सेवा कर चुकी है, अब मैं भी मेड सुपरवाइजर हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए मुझसे कहिए, मैं आपकी हर बात पूरी करूंगी। यीचन कहता है मुझे नहीं पता था तुम जैसे लोग ली परिवार में भी हैं। मेड सोचती है लगता है मास्टर यीचन मुझे देखकर दया कर रहे हैं। फिर वो कहता है मैं अपने ली परिवार में किसी भी बेईमान कुत्ते को नहीं आने दूंगा। फिर यीचन आवाज लगाकर लोगों को बुलाता है। वो आकर उस मेड को पकड़ लेते हैं। यीचन कहता है इन सभी को हटा दो जो उससे जुड़े हैं। वो मेड कहती है नहीं ऐसा मत करो मास्टर यीचन, इस औरत ने आपको फंसाने की कोशिश की है। फिर वो लोग उसे ले जाते हैं। यीचन मेयान से पूछता है तुम ली फैमिली में क्या कर रही हो? मेयान कहती है मुझे यहाँ की मालकिन ने बुलाया था सफाई के लिए। तभी वहाँ पर उसका कजिन आ जाता है और कहता है जल्दी चलो, माँ पागल हो रही है तुम्हारा इंतजार करते करते, जल्दी चलो, और उसे पकड़कर ले जाता है। उनके जाते ही मेयान कहती है घर में बहुत काम है, पहले मुझे सफाई का काम खत्म करना होगा। इधर यीचन आकर बैठ जाता है और ग्लास में रखे ड्रिंक को उठाकर पी जाता है। माँ उससे कहती है तुम हमारे ली परिवार की 10वीं पीढ़ी के इकलौते वारिस हो। आज तुम्हारा 28वां जन्मदिन है, क्या अब तुम्हें शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए? उसका कजिन बोलता है आंटी चिंता मत करो, कजिन को पहले से ही एक लड़की पसंद है। मॉम पूछती है कौन है वो लड़की? यीचन कहता है माँ उसकी बातों पर भरोसा मत करो। मॉम कहती है बेटा अब ज्यादा समय नहीं है, ली परिवार को वारिस चाहिए, अगर तुमने और देर की तो ये सारी संपत्ति किसे जाएगी? यीचन कहता है माँ मुझे सब समझ है, चिंता मत करो। मॉम कहती है कम से कम लड़कियों से मिलना तो शुरू करो। यीचन उठकर कहता है माँ अगर कुछ और नहीं है तो मैं कमरे में जा रहा हूँ। मॉम उससे कहती है जो गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वो कमरे में रखा है, उम्मीद है कुछ असर करे। जॉन कहता है आंटी मैंने भी कजिन के लिए एक खास गिफ्ट तैयार किया है। फिर हम देखते हैं कि मेयान अपना काम खत्म करके इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ से जॉन जा रहा होता है। मेयान उसे रोककर कहती है सर क्या आप बता सकते हैं कि इस घर की मालकिन कहाँ है? मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, अब मुझे उनसे अपनी सैलरी लेनी है। जॉन मन में सोचता है क्या आंटी फांग ने ही इस लड़की को घर की मालकिन बनाने के लिए ढूंढ निकाला है? वो तो कह रही थी कि उन्होंने कजिन के लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। फिर वो मेयान से कहता है तुम इतनी जल्दी पैसे क्यों मांग रही हो, तुम्हारा काम अभी शुरू ही हुआ है। मेयान कहती है लेकिन मालकिन ने कहा था कि बस गार्डन और रेस्टोरेंट की सफाई करनी है। जॉन सोचता है मुझे नहीं लगा था कि आंटी गार्डन और रेस्टोरेंट को इतना फैलाकर साफ करवाएंगी। फिर वो कहता है वो सब जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि जब तक विला की दूसरी मंजिल के आखिरी कमरे की सफाई पूरी न हो जाए। फिर वो एक पाउडर देता है और कहता है तब ये अगरबत्ती जला देना, और जाते जाते कहता है चिंता मत करो तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे जब काम पूरा हो जाएगा। फिर वो चला जाता है। मियाना वो अगरबत्ती लेकर सफाई करने चली जाती है। कुछ देर बाद यीचन जब अपने कमरे में आता है तो धुएं से उसे घुटन महसूस होने लगती है। वो कहता है इतनी गर्मी क्यों लग रही है, और अपने कपड़े खोलने लगता है। तभी मेयान उसे देखकर खड़ी हो जाती है। यीचन पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेयान बोलती है मुझे यहाँ सफाई करने को कहा गया था, मैं सफाई कर चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ। फिर वो जाने लगती है लेकिन यीचन उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम मेरी माँ का भेजा हुआ गिफ्ट हो, और उसे बेड पर धकेल देता है। फिर अपने कपड़े खोलकर उसके ऊपर आ जाता है। मेयान उठने की कोशिश करती है लेकिन यीचन उसका हाथ माला से बांध देता है। वो पूछती है तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, और इस कमरे में ये कैसी महक है, मुझे इतना गर्मी क्यों लग रहा है? यीचन बोलता है चिंता मत करो मैं तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं होने दूंगा। फिर उसे किस करने लग जाता है। फिर अगले सीन में देखते हैं सुबह हो जाती है। मेयान बेड पर बैठकर रो रही होती है। यीचन उससे पूछता है तुम क्या कर रही हो? मेयान रोते हुए बोलती है तुम गलत कर रहे हो, मैं कुछ बेचने नहीं आई हूँ। यीचन बोलता है अब नाटक मत करो, तुम्हें साफ पता है तुम क्यों आई हो। मेयान बोलती है मैं सच में यहाँ सिर्फ सफाई करने आई थी। फिर वो जाने ही लगता है कि तभी उसका कजिन आ जाता है और उसे इस हालत में देखकर चौंक जाता है। यीचन उससे कहता है अब से कोई और लड़की मत भेजना, मेरे पास अनुभव है, मैंने गर्भ निरोधक दवा भी रखी है।
ये लो, बस इसे पिला दो ताकि कोई परेशानी ना हो। फिर वो चला जाता है। उसके जाते ही मेयान भी बेड से खड़ी हो जाती है और लड़खड़ाने लगती है। उसे देखकर जुआन सोचता है, मैं 28 साल से सब कुछ देखते आ रहा हूँ, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। पहली बार कोई इतना जोरदार निकला कि मेरे कजिन को भी उसके उसूल तोड़ने पड़े। वो मेयान को पैसे देते हुए कहता है, तुम वाकई बहुत कमाल की हो। ये 30,000 युआन तुम्हारा इनाम है जो तुमने पिछली रात मेरे कजिन के साथ टाइम बिताया उसके लिए। मेयान गुस्से से पैसे हटा देती है और कहती है, मैंने कहा ना, मैं यहाँ कोई बेचने के लिए नहीं आई हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे। फिर वो उन पैसों में से कुछ पैसे लेती है और कहती है, ये मेरा है और मुझे इनाम का बाकी पैसा नहीं चाहिए। ये बोलकर वो ग्लास में पड़ी दवाई पी लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं। मेयान क्लासरूम में सो रही थी। उसकी फ्रेंड लिन किंग उससे पूछती है, तुम्हारी एनर्जी कम लग रही है, कहीं तुम बीमार तो नहीं, हॉस्पिटल चलना है क्या। मियान कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। तभी चिल्लाने की आवाज आती है, मियान बाहर आओ। मियान खड़ी होकर बाहर जाती है। देखती है वो उसकी मॉम होती है। वो कहती है, मम्मी पापा आप लोग यहाँ क्यों आ गए, अगर कुछ बोलना है तो घर पर बोलो ना, यहाँ क्यों तमाशा कर रहे हो। उसकी मॉम हाथ झटकते हुए कहती है, तुम्हारे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, मैंने तुम्हें स्कूल जाने की इजाजत दी थी। मियान कहती है, मैंने खुद की मेहनत से कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। मॉम कहती है, क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैंने मना किया है। उसके डैड कहते हैं, मियान हमने मेहनत करके तुम्हें बड़ा किया, लेकिन तुम एहसान मानने की जगह चोरी करके घर से पैसे लेकर कॉलेज चली आई। मियान कहती है, मैंने घर के पैसे नहीं लिए, मैं अपनी फीस खुद भर रही हूँ। मॉम कहती है, ओह खुद कमा रही हो तो अपनी आंखें बंद कर लो, तुम्हारा भाई 30 साल का हो गया है, अब तक शादी नहीं हुई उसकी, तुम पैसे जोड़ो ताकि वो शादी कर सके, दहेज दे सके, घर खरीद सके और बच्चे पैदा हो ताकि गू खानदान का नाम चले। मेयान कहती है, और मेरा क्या, मैं अपने सपनों का पीछा कर रही हूँ, मुझे कॉलेज जाना है, तुम्हें तो बस अपने भाई की शादी और बच्चे चाहिए। क्या कभी मेरा भी सोचा है एक नाकाम लड़की क्या महसूस करती है, वो भी सोच लिया करो कभी। मॉम कहती है, हमने तुम्हें पाला पोसा, यही बहुत है, अगर हम नहीं होते तो तुम होती कहाँ। और फिर उसकी तलाशी लेते हुए कहती है, तुम्हारे पास और पैसे हैं क्या। मियान धक्का देते हुए कहती है, मुझे हाथ मत लगाना। ये देखकर उसका भाई उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है, मियान माँ से ऐसे बात करते हो, बचपन में पिटाई कम पड़ी है क्या। मियान कहती है, गुयू बचपन में जो मुझ पर हाथ उठाते थे ना, वो इसीलिए था क्योंकि मैं मजबूर थी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे हाथ पैर सलामत है, अब मैं खुद के लिए खड़ी हो सकती हूँ। माँ अब मैं तुम्हारी मर्जी से नहीं चलूंगी। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी डैड उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, मेयान ज्यादा सर पर मत चढ़ो, अब बात सीधी सुन लो। पड़ोस वाले लाओ शू को तुम पसंद आ गई हो, वो तुम्हारे लिए 5 लाख युआन देने को तैयार है, अब चलो मेरे साथ और उससे शादी करो। मियान पूछती है, पापा आप मुझे उस पागल से सिर्फ 5 लाख के लिए शादी करवाना चाहते हो। मॉम बोलती है, तो क्या हुआ, उसके पास पैसा है, तुम्हारे पापा तो तुम्हारी खुशी के लिए ऐसा कर रहे हैं, अगर ये 5 लाख मिल गए तो शियाओ यू की शादी हो जाएगी, दहेज भी मिल जाएगा और घर भी खरीद लेंगे। चलो अब ज्यादा ड्रामा मत करो, लाओ शू इंतजार कर रहा है। फिर उसका हाथ पकड़कर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन मेयान अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, मैं नहीं जाऊंगी और किसी गलत फहमी में मत रहो कि मैं उस पागल से शादी करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं उससे शादी करूं तो पहले मुझे मार डालो। ये सुनकर डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं, क्या कहा, मरने की धमकी दे रही हो, सुन लो आज अगर तुम मरी ना तो भी तुम्हारी लाश हम जरूर शू परिवार को देंगे। फिर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगते हैं। तभी मेयान को उल्टी होने लगती है। ये देखकर मॉम कहती है, तुम्हारे लक्षण देखकर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं। मियान कहती है, गलत नहीं समझे हो, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, डॉक्टर ने भी कंफर्म किया है और मैं ट्रिपलेट्स के साथ प्रेग्नेंट हूँ, और तुम जैसे बेशर्म बूढ़े इंसान क्यों मुझे 5 लाख का दहेज देने चले आए। डैड बोलते हैं, तुम्हारा ये मासूम सा शरीर ही तो था ना जिसकी वजह से सब हुआ, अब तो तुम बहुत स्मार्ट बन गई हो, बाहर किसी अजनबी मर्द के साथ घूम रही हो और प्रेग्नेंट भी हो गई हो उस क्यूटी के बच्चे से, और उस पे हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉम उन्हें रोकते हुए कहती है, देखो मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन इतनी भीड़ में कोई ड्रामा मत करना, क्या फिर से मुसीबत मोल लोगे। डैड कहते हैं, वाह वाह मेयान तुम तो कमाल हो, अब जब तुमने किसी अमीर घर में शादी करने का मौका छोड़ ही दिया है तो फिर वहीं रहो उस अपने क्यूटी के साथ, अब से मत कहना कि गू फैमिली ने तुम्हें छोड़ दिया, निकल जाओ। फिर वो लोग चले जाते हैं। मियान कहती है, तुम लोग झूठों की महारानी हो, लेकिन तुम तो मेरी माँ के इस दुनिया में इकलौती रिश्तेदार हो, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हें अच्छे से जीने देगी। वापस हमें वही सीन दिखाया जाता है जब मेयान के पेट से खून निकल रहा होता है और लोग उसे घेर के खड़े होते हैं।
तभी वहाँ पर जुआन आता है और उन लोगों को अपना अपना काम करने को कहता है। तभी एक लड़की आकर उसे बताती है, श्याओ जी, वहाँ पर एक कोई प्रेग्नेंट हाउसकीपर लेटी हुई है, जैसे अभी बच्चे को जन्म देने वाली हो। जुआन कहता है, मतलब खुद प्रेग्नेंट है फिर भी सफाई कर रही है, अपनी जान की कोई कद्र है या नहीं? बच्चे का बाप कहाँ है, मर गया क्या? फिर वो आगे आके देखता है और कहता है, कहीं ये वही लड़की तो नहीं, कहीं पेट में जो बच्चा है वो उसी का तो नहीं? फिर वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करने को कहता है और उसे उठाने की कोशिश करता है और फिर उसे उठाकर कहता है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आकर कहती है, देखते हैं कौन इसे हॉस्पिटल ले जाता है। फिर उसके पास आकर कहती है, मेयान, फालतू में पैसे बर्बाद मत करो हॉस्पिटल जाने में, हमारे पास इलाज के पैसे नहीं है। जुआन कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, वो पहले ही ब्लीड कर रही है, अगर अभी हॉस्पिटल नहीं ले गए तो उसके साथ साथ पेट में बच्चा भी मर जाएगा। मॉम कहती है, उस बच्चे से हमारा क्या लेना देना, वैसे भी उसके पेट में जो है वो कोई क्यूटी बेबी ही है, बस एक बच्चा। मेयान कहती है, माँ मैं सच में मर जाऊंगी, प्लीज मुझे हॉस्पिटल जाने दो, मैं घर का पैसा इस पर बर्बाद नहीं करूंगी। डैड कहते हैं, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हारे सारे पैसे उन्हीं पेट वाले बच्चे पर खर्च हो रहे हैं, तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ नहीं बचा, फिर हमें क्यों कहती हो कि हम अपनी कमाई तुम पर खर्च करें? जुआन कहता है, मैं खुद पेमेंट कर दूंगा, बस हटो रास्ते से, अगर इसे कुछ हो गया ना तो तुम लोग झेल नहीं पाओगे। मॉम बोलती है, अरे तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो, तुम ही हो ना वो वाइल्ड मैन जो इसके बाहर का चक्कर है। जुआन गुस्से से बोलता है, क्या बकवास कर रही हो, मैं नहीं हूँ। मॉम बोलती है, अगर तुम नहीं हो तो फिर तुम्हें टेंशन क्यों हो रही है, वो मेरी बेटी है, मैं उसके साथ जो चाहूँ वो करूँ, तुम्हें क्या? जुआन बोलता है, मुझे पता है कि वो तुम्हारी बेटी है, लेकिन उसकी हालत देख रहे हो, अगर टाइम पर हॉस्पिटल नहीं ले गए तो जान भी जा सकती है। मॉम कहती है, जान चली गई तो क्या हुआ, बच्चा पैदा होना है बस ना, उस टाइम लोग खेतों में बच्चे पैदा कर लेते थे, इसका तो मिसकैरेज हो गया है, अब क्या नाटक है, वैसे भी छुप छुप कर बाहर प्रेग्नेंट हुई है, अगर मर भी गई तो खुद की गलती से। जुआन कहता है, तुम सब निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें पता भी है कि बच्चे का बाप कौन है, अगर वाकई ये बच्चा उसी का है तो सुन लो, उसके बिना तुम में से कोई चैन की जिंदगी नहीं जी सकेगा। डैड बोलते हैं, तुम मुझे डरा रहे हो, मैं डरता नहीं हूँ। तो ठीक है, अगर उस बच्चे का बाप इतना ही पावरफुल है तो उसे बुलाओ यहाँ, हम अकेले में बात करेंगे। जुआन कहता है, ठीक है, तुम लोग पछताओगे। फिर वो कॉल लगाता है। फिर इधर हम देखते हैं यीचन अपनी मॉम के साथ बैठा होता है। मॉम उससे पूछ रही होती है, ठीक है, मत भूलना वो गिफ्ट जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया था, बताओ इस्तेमाल करने के बाद कैसा लग रहा है, तुम्हें बहुत रिफ्रेशिंग फील हो रहा होगा ना? यीचन बोलता है, माँ अब से मुझे ये बेहूदी चीजें मत देना। बेहूदी कैसे हो सकती है? तभी यीचन को जुआन का कॉल आ जाता है। वो कह रहा होता है, जितनी जल्दी हो सके कंपनी आ जाओ, तुम्हारे बच्चे के पैदा होने का टाइम आ गया है। यीचन चौंकते हुए पूछता है, ये तुम क्या कह रहे हो? जुआन बोलता है, ये वही लड़की है जिससे तुम कुछ महीने पहले सोए थे, अब उसकी हालत बहुत खराब है, तुरंत कंपनी आओ, जल्दी करो। यीचन कहता है, वो लालची है, पैसे लिए और जानबूझकर प्रेग्नेंट हो गई, अब बच्चे को लेकर मुझे धमका रही है, जो कुछ हुआ उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। फिर वो कॉल कट कर देता है। मॉम उससे पूछती है, बच्चा? कौन बच्चा? किसका बच्चा? यीचन बोलता है, वही लड़की जिसे आपने मुझे गिफ्ट किया था। मॉम बोलती है, मैंने कोई लड़की गिफ्ट में नहीं दी। यीचन बोलता है, जो गिफ्ट आपने मुझे दिया था। मॉम बताती है, वो असल में एक स्पेशल एलिक्सिर, जादुई दवा था जो मैं तुम्हारे लिए पहाड़ों से मंगवा कर लाई थी। ये एलिक्सिर मर्दों के लिए होता है, ताकत बढ़ाने वाला, लेकिन अगर कोई लड़की पी ले तो प्रेग्नेंट होने में मदद करता है। मैंने वो तुम्हारे बेड साइड टेबल पर रखा था, तुमने देखा नहीं, वही था तुम्हारा गिफ्ट। फिर यीचन वो बात सोचने लगता है जो कि मेयान ने सुबह कहा था, तुमने गलती कर दी, मैं यहाँ कोई बेचने नहीं आई थी। यीचन कहता है, तो मतलब जो कुछ उसने कहा वो सब सच था, सब कुछ उल्टा समझ लिया मैंने। फिर वो अपना कोट उठाता है और भागते हुए चला जाता है। इधर मेयान की मॉम कह रही होती है, मैं तो यही सोचती रही कि मैंने खुद को साफ रखा, किसी और के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी लोग मुझे मानने को तैयार नहीं है, तुम एक घटिया औरत हो। उसके डैड कहते हैं, वैसे भी लाओ शू तो पागल है, उसे क्या ही पता चलेगा अगर तुम अबॉर्शन करवा लो, जब टाइम आएगा तो बच्चा जिंदा दिखा देना, फिर भी हम 5 लाख युआन का दहेज तो ले ही सकते हैं ना। फिर उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती घर चलने को कहते हैं, लेकिन मेयान नहीं जाती। फिर वो उसे धकेल देते हैं, जिससे मेयान नीचे गिर जाती है। ये देखकर जुआन चौंक जाता है और उसके डैड हंसने लग जाते हैं। इधर यीचन गाड़ी तेज चलाकर आ रहा होता है। वो कह रहा होता है, सॉरी मेरी गलती थी, टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ रहा हूँ। इधर मेयान की मॉम हंसते हुए कहती है, इतना खून बह चुका है, अब इस बच्चे को बचा पाना नामुमकिन है, दहेज का पैसा भी गया। मेयान कहती है, मैंने फैसला कर लिया है, तुम लोग मुझे रोककर यही चाहते हो कि मेरा बच्चा पेट में ही मर जाए ताकि फिर मुझे उस पागल से शादी करनी पड़े। डैड कहते हैं, मियाँ इतनी बेहया मत बनो, सुन लो,
मेरे बॉस शूकेन ने तो तुम्हारी इज्जत रख ली कि ऐसे गिरे हुए इंसान को भी पैसे देकर अपनाने को तैयार है। हमने तुम्हें इतने साल पाला है तो अब तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है फैमिली के लिए, है ना? मियान कहती है, तुमने मुझे पाला, बचपन से अब तक मैंने अपनी पढ़ाई और खर्च खुद उठाया है, तुमसे 1 रुपया भी नहीं लिया। अब तुम मुझे उस बूढ़े पागल से बेच रहे हो ताकि दहेज मिल जाए। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? पीछे खड़ी लड़कियाँ बोल रही होती है। हे भगवान, ऐसे भी माँ बाप होते हैं जो अपनी बेटी को बेच देते हैं। क्या ये लोग वाकई इंसान हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि ये लड़की प्रेग्नेंट होते हुए भी झाड़ू पोंछा कर रही है। बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं इस पर। एक लड़का कहता है, देखो तो सही, इस लड़की की क्या हालत कर दी है। मुझे डर लग रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मर जाएगी। क्या इस परिवार को ऊपर वाले का डर नहीं लगता? इतना सब करने के बाद भी तभी बाहर एम्बुलेंस आ जाती है। जुआन उसे उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम इस बच्चे को हॉस्पिटल नहीं भेज सकते। अगर बच्चा बच गया तो फिर मेरा बेटा दहेज कैसे लेगा? फिर डैड एक स्टिक उठाते हुए कहते हैं, तुम मेरी बात नहीं मान रही, आज यहीं इसी जगह मैं तेरे पेट पर मारूंगा, फिर देखता हूँ तू मेरे सामने क्या कर लेती है। फिर मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन उसके सामने जुआन आ जाता है और कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई इसे छू नहीं सकता। फिर उसकी माँ जुआन को धक्का मार देती है और जाकर पीछे से पकड़ लेती है और कहती है, इसके बच्चे को मार डालो, वो मेरे बेटे का दहेज है। फिर डैड उसे मारने ही लगते हैं कि पीछे से यीचन भी पहुंच जाता है और वो उन्हें रोकते हुए कहता है, बस करो, देखता हूँ कौन मुझे या उसे हाथ लगाने की हिम्मत करता है। फिर वो आकर मेयान को उठाने लगता है। वो 2 लड़कियां बात करने लगती हैं। हे भगवान, मास्टर यीचन, वो शख्स जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसका चेहरा किसी ने ठीक से देखा ही नहीं, वो सच में यहाँ आ गया। दूसरी लड़की कहती है, मैं तो हमेशा से मास्टर 10 से मिलना चाहती थी, सोचा भी नहीं था आज ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। फिर यीचन ली को उठा लेता है और जुनान से कहता है, डॉक्टर को बुलाओ, सारे रास्ते ब्लॉक कर दो और उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। जुनान कहता है, ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। फिर वो जाने लगता है, लेकिन मेयान की मॉम उससे कहती है, तुम मेरी बेटी के पेट में पल रहे बच्चे को मार डालोगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी मिस्टर बा है, मास्टर 9th है या 10th। अगर आज की बात का जवाब नहीं मिला तो उसे यहाँ से ले जाने की उम्मीद भी मत करना। यीचन अपने लोगों से उन्हें देखने को कहता है, लेकिन उसकी मॉम बताती है, मैं ली मियाओ मियाओ की माँ हूँ, तुम्हारी फ्यूचर सास, और उसकी ओर बढ़ने लगती है। तभी जुनान उसे एक लात मारता है जिससे वो गिर पड़ती है। जुनान कहता है, सास, तुम जैसे लोगों की औकात है मेरी सास बनने की। फिर वो यीचन से जाने को कहता है। यीचन चला जाता है। उसके जाते ही मेयान की मॉम जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, देखो सब लोग, अमीर बनकर ये शरीफ लोगों पर धौंस जमा रहे हैं। जुनान कहता है, आज मैं बताऊंगा कि असली धौंस किसे कहते हैं। और फिर वो सारे लोग उन पर ताली बजाकर हंसने लग जाते हैं। इधर मेयान नींद में कुछ बड़बड़ा रही होती है। जैसे ही वो आंखें खोलती है, वो देखती है कि उसके सामने यीचन होता है। यीचन उठकर उससे कहता है, शांत रहो, बस लेट जाओ, डॉक्टर ने कहा है अभी ज्यादा हलचल करना ठीक नहीं। तभी डॉक्टर आकर कहती है, ली मियाओ मियाओ के पेट में जो ट्रिपलेट्स हैं, उनकी हालत थोड़ी स्टेबल है, लेकिन प्रेगनेंसी शुरू से ही कमजोर बॉडी और कम पोषण के कारण रिस्की रही है, थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा। यीचन पूछता है, ट्रिपलेट्स? नर्स बताती है, ली मियाओ मियाओ 7 महीने की प्रेग्नेंट है, क्या आपको पता नहीं? मेयान यीचन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मास्टर शी, मुझे बच्चे के अतीत से कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्लीज इन तीनों बच्चों को बचा लेने दो। मैं इन्हें लेकर चली जाऊंगी, कभी भी तुम्हारी लाइफ में दखल नहीं दूंगी। ये मेरे दुनिया में अकेले रिश्तेदार हैं। तुम मुझे छोड़ सकते हो लेकिन इन्हें नहीं। यीचन उससे अपना हाथ छोड़ने को बोलता है और कहता है, तुम इन बच्चों को लेकर कहाँ जाओगी? मियान कहती है, तुम्हारा मतलब है कि तुम मान गए हो? यीचन उसका हाथ पकड़कर उसमें माला पहनाता है और कहता है, ये मेरी प्रेयर बीड्स लो, मैं ही उस बच्चे का बाप हूँ जो तुम्हारे पेट में है। बाकी बच्चे की केयर अब मेरी जिम्मेदारी। तुम्हारे मम्मी पापा की टेंशन मत लो, मैंने उन्हें सबक सिखा दिया है। अगर वो दोबारा तुम्हें तंग करेंगे तो चाहे कोई भी हो, मैं नहीं छोड़ूंगा। इधर हम देखते हैं कि मेयान के मॉम डैड की हालत खराब होती है। मॉम कह रही होती है, ली मियाओ मियाओ ने तो जैसे भूचाल ला दिया है, अगर किसी ने उसके पेरेंट्स को भी छेड़ा तो ऊपर वाला भी उसे नहीं छोड़ेगा। डैड कहते हैं, अब गाली देने से क्या फायदा, एक्सू फैमिली से तो दहेज ले लिया है, अब कोई लौटा के नहीं आया, उन्हें क्या जवाब देंगे? तभी एक लड़की आकर कहती है, अंकल, आंटी, मैं और मेरा भाई अपनी बहू को लेने आए हैं। इसका नाम जी लिली होता है, उसके साथ उसका भाई होता है जिसके साथ मेयान की शादी करवाना चाहते थे। इसका नाम जू अर्जू होता है। लिली कहती है, वो कहाँ है? मॉम बताती है, मियाओ मियाओ किसी और के साथ चली गई। फिर मॉम डैड से पैसे वापस करने को कहती है। लिली कहती है, हमें उस 1 लाख युआन की परवाह नहीं है, हमें बहू चाहिए, पैसा नहीं। अगर तुमने पैसे ले लिए और लड़की नहीं दी
तो जानते हो एक्सू फैमिली से पंगा लेने का अंजाम क्या होगा। मॉम कहती है नहीं नहीं, हमने क्या कर दिया, ये मेयान न जाने उसे कहाँ से पकड़ कर लाई है, वो आदमी जो किसी से डरता नहीं, देखो हमारा क्या हाल कर दिया। डैड कहते हैं लिली तुम तो मेयान की क्लासमेट हो, थोड़ी हेल्प कर दो ना। लिली कहती है मेयान जैसे लड़की से पंगा लेना आसान नहीं है, तो क्या हमारी एक्सू फैमिली खिलौना है। सुन लो, मेरा बॉयफ्रेंड मिस्टर यीचन से बिजनेस डील कर रहा है, बीजिंग का सबसे रिच आदमी। मेयान मास्टर 10 की फ्रेंड है। अब बताओ कितना भी ताकतवर लड़का हो, क्या वो मास्टर 10 से मुकाबला कर सकता है। और फिर मेयान सच में किसी और के साथ चली गई तो फिर तुम्हारे बेटे के दहेज का क्या तुम्हारी फैमिली का कोई वारिस नहीं होगा। मॉम कहती है लिली सच बता देती हूँ, मेयान उस आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली है, वो जल्द ही डिलीवरी करेगी। लिली बोलती है क्या वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। डैड कहते हैं अब तो हमारे पास कुछ करने को बचा ही नहीं, देख लो अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लिली कहती है तभी मैं सोचूं वो स्कूल क्यों नहीं आ रही थी, अब पता चला वो बाहर किसी के साथ लग गई थी, प्रेग्नेंट हो गई और शर्म के मारे सामने नहीं आ रही थी। इतनी बड़ी खुशखबरी छुपा के क्यों रखी। फिर लिली किसी को कॉल लगाती है और कहती है कुछ दिनों में क्लास रियूनियन है, मियान को भी बुला लो, अब उसके सामने आने का वक्त भी आ गया है। इधर हम देखते हैं कि मियान के पास 2 नर्स खड़ी होती हैं और कह रही होती हैं सच में शर्म की बात है कि एक टॉप लेवल की नर्स को एक बदबूदार क्लीनिंग वाली की सेवा करनी पड़ रही है। क्या मैं अंधी हूँ, मैं तो उससे बेहतर हूँ, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ, मुझे तो मियान फैमिली से जुड़े रहना है। मियान पीछे बैठी बैठी सब सुन रही थी। तभी दूसरी नर्स कहती है वैसे भी बॉडी की हालत की वजह से मास्टर 10 की फैमिली में प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल थी, लेकिन ये औरत तो एक बार सफाई करते करते ही 3 बच्चों से प्रेग्नेंट हो गई। कौन जाने इसने कौन सी चाल चली जिससे यीचन उसके साथ सो गया। पहली नर्स कहती है मुझे तो लगता है यीचन ने बस उसे बच्चे पैदा करने की मशीन समझा है और जैसे ही बच्चे होंगे उसे बाहर निकाल देगा। दूसरी नर्स कहती है मैं तो कहती हूँ ये लड़की भी क्लीनर ही है, फिर ये यीचन के बच्चे की माँ कैसे बन गई। मेयान अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है यीचन जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ पेट में पल रहे बच्चे के लिए है, इसके अलावा उनमें कोई फीलिंग्स नहीं है। फिर एक नर्स मुड़कर कहती है मैं जो कह रही हूँ वो सच्चाई ही है, यीचन बीजिंग का सबसे अमीर आदमी है और वो ऊपर से हैंडसम भी है। उसे शादी करने के लिए कितनी अमीर और पावरफुल लड़कियां तैयार रहती है, एक क्लीनिंग वर्कर कैसे उसके लायक हो सकती है। अगर जरा सी भी अक्ल है तो बच्चा पैदा कर और दूर हो जा यीचन से, उसकी इमेज खराब मत कर। तभी पीछे से यीचन की आवाज आती है तुम क्या बकवास कर रही हो। फिर वो अंदर आकर पूछता है अभी जो तुमने कहा दोहराना। नर्स कहती है मिस्टर यीचन मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं तो बस आपकी इज्जत बचा रही थी। आप जैसे इंसान के लिए कोई खूबसूरत अमीर लड़की ही मैच करती है, ये तो बस एक मामूली क्लीनिंग वर्कर है। यीचन उसे डांटते हुए कहता है चुप रहो, और फिर मेयान के पास आकर कहता है मेयान मेरी गोल्डन गर्ल है, वो मेरे लिए सबसे कीमती इंसान है, अगर किसी को वो पसंद नहीं तो मैं पूरे बीजिंग में ऐसे लोगों को भी नहीं देखता, अब मेरी नजर में कोई और अच्छा लग ही नहीं सकता। नर्स कहती है नहीं नहीं यीचन, हम उसे हटाना नहीं चाहते थे। यीचन कहता है ले जाओ इसे और ये बीजिंग शहर में दोबारा न दिखे। फिर वो लोग उसे उठाकर ले जाते हैं। यीचन दूसरी नर्स से पूछता है तुम भी तो यही सोचते हो ना। नर्स कहती है नहीं, आप और मेयान एक परफेक्ट मैच हो, मैं तो यही मानता हूँ कि आप दोनों एकदम मेड फॉर ईच अदर कपल हो। मेयान कहती है तुमने गलत समझा, हमारा रिलेशनशिप वैसा नहीं है। यीचन सोचता है ये अब भी मुझसे दूर रहना चाहती है। फिर वो नर्स से जाने को कहता है। फिर मेयान खड़ी होकर कहती है तुमने मेरे लिए बाहर वालों के सामने स्टैंड लिया, उसके लिए थैंक यू, पर तुम्हें डांट सुनने की जरूरत नहीं थी, मैं तो आदत डाल चुकी हूँ। फिर उसका हाथ पकड़कर यीचन कहता है पर मैं नहीं डाल सकता, अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगा, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, चलो घर चलते हैं, चलो घर। फिर उसे ले जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यीचन घर पहुंच जाता है। वो गाड़ी से उतरता है और मेयान की तरफ आकर उसे भी गाड़ी से निकालता है। सब लोग उनका स्वागत करते हैं। मेयान को वह अंदर ले जाता है। ये लड़की घर की नई नौकरानी होती है, इसका नाम झांग मा होता है। वो यीचन के पास आती है। यीचन उससे कहता है प्लीज डॉक्टर से बात कर लो और मेयान के लिए टॉनिक वाला सूप तैयार करवा दो। वो पूछती है मास्टर 10 इस लेडी का नाम क्या है। यीचन कहता है तुम बस मैडम कहो। फिर सब लोग उसे मैडम बोलते हैं। ये सुनकर मेयान कहती है आपने शायद मुझे गलत समझा है। यीचन कहता है मैंने कहा कि तुम हो तो तुम ही हो। फिर वो उन लोगों से कहता है आगे से जैसे तुम मेरे साथ पेश आते हो वैसे ही उसके साथ भी आना, अगर मुझे जरा सा भी लापरवाही का पता चला तो घर के नियमों के हिसाब से सजा मिलेगी। झांग ठीक है बोलती है। यीचन मेयान से कहता है चलो कमरा ऊपर है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वो चले जाते हैं। फिर ऊपर आकर यीचन दरवाजा खोलता है। मेयान अंदर आती है और अलमारी खोलती है। इतनी सारी ड्रेसेस देखकर चौंक जाती है। मेयान पूछती है इतने सारे। यीचन बोलता है
हाँ, सब तुम्हारे हैं। पसंद आया? फिर वो कपड़े पर लगा प्राइस टैग देखती है जिस पर 40,000 युआन लिखा होता है। ये देखकर वो कहती है, इतने में तो मेरा साल भर का खर्च निकल जाएगा। वो अलमारी बंद करके कहती है, नहीं यीचन, ये सब बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। यीचन कहता है, इसीलिए तो तुम्हारे लायक है, क्योंकि ये कीमती है। मेयान, मेरे दिल में तुम सिर्फ बेस्ट की हकदार हो। मेयान बोलती है, यीचन, अगर आप मेरे साथ इतने अच्छे हैं तो मैं भी इसे सीरियस लूंगी। यीचन बोलता है, तो फिर मैं साबित कर दूंगा कि मैं कितना सीरियस हूँ। फिर वह उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी मेयान का फोन बजने लगता है। वो कॉल पिक करती है। उसकी दोस्त कह रही होती है, क्या तुम आज रात क्लास रियूनियन में आ रही हो? मेयान बोलती है, पता नहीं कौन सी रियूनियन। उसकी फ्रेंड कहती है, तुम्हारा नाम लिस्ट में है और आज की पार्टी की होस्ट शू लिली है। अगर तुम नहीं आई तो मैं अकेली बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगी। मियान, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। मियान कहती है, ठीक है, तुम अपना एड्रेस भेज दो, मैं रात को वहीं आ जाऊंगी। फिर वो कॉल कट करती है और यीचन को बताती है। यीचन बोलता है, अगर जाना चाहती हो तो जाओ। फिर वो चला जाता है। शाम होती है। मेयान तैयार होकर नीचे आती है और यीचन से कहती है, यीचन, मैं अब चलती हूँ। फिर वो जाने लगती है। तभी यीचन बोलता है, रुको 1 मिनट, और उसे उठाकर सोफा पर बैठा देता है। वो उसके शूज पहनाने लगता है। मेयान बोलती है, रहने दीजिए, आप परेशान ना हो, मैं खुद पहन लूंगी। पर यीचन उसे जूते पहना देता है और कहता है, आज रात मुझे कुछ जरूरी काम है, इसीलिए मैं खुद नहीं आ पाऊंगा, मैं किसी को भेज दूंगा तुम्हें लेने। मेयान, ठीक है, बोलकर चली जाती है। फिर यीचन झांग से कहता है, जल्दी करो, उस रेस्टोरेंट को कॉल करो जहाँ मैडम जाएंगी, सब कुछ बेस्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से अरेंज करो, बिल मैं पे करूंगा। इधर हम देखते हैं कि एक लड़का कह रहा होता है, मैंने जिंदगी में कभी इतना हाई एंड रेस्टोरेंट नहीं देखा, एक खाना ही 10-20 हजार का होगा। लिली कहती है, सिर्फ 10 से 20 हजार? आज का बिल तो मेरा बॉयफ्रेंड भर रहा है, कोई टेंशन नहीं। फिर एक लड़की बोलती है, वैसे भी मैं बस लिली के बॉयफ्रेंड का नाम जानना चाहती हूँ, लेकिन वो तो अमीर भी है और हैंडसम भी, किसी आम इंसान जैसा नहीं लगता। मैंने सुना है कि मियान को कोई शेडी बॉयफ्रेंड मिला है और वो प्रेग्नेंट हो गई है। तभी पीछे से मियान की आवाज आती है, तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या मेरे बारे में बोल रहे हो? उसे देखकर उसकी फ्रेंड खुश होती है और उसे बैठने के लिए कहती है। वो आकर बैठ जाती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है, मियान, ये ड्रेस तो किसी मिलान डिजाइनर की हाई एंड कलेक्शन लगती है, मुझे लगता है मैंने इसे एक बूथ पर देखा था। लिली कहती है, लिंचिंग, अगर तुम्हें पता है तो हंसो मत, ये ड्रेस असली है, मिलान के डिजाइनर की है और दुनिया में सिर्फ एक ही पीस है। कुछ दिन पहले ही किसी मिस्ट्री बायर ने इसे 30 लाख में खरीदा था। प्राइस सुनकर मेयान चौंक जाती है और पूछती है, 30 लाख? लिली बोलती है, मियां, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा इतनी महंगी ड्रेस पहनने के बारे में। देखो तो जरा, इसका चेहरा कितना गरीब जैसा है, ये खुद कैसे खरीद सकती है? या फिर उसका बूढ़ा भद्दा बॉयफ्रेंड ही होगा जिसने दिलवाई होगी। और फिर हंसने लगती है। मियान गुस्से से कहती है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? लिली का फ्रेंड बोलता है, तुम तो बहुत परेशान लग रही हो, कहीं वो बूढ़ा आदमी तुम्हारा सच्चा प्यार तो नहीं? तभी एक और लड़की बोलती है, लिली ने तो इतनी भलाई की, अपने भाई को तुमसे मिलवाया क्योंकि उसे तुम्हारी हालत पर तरस आया। दूसरी लड़की बोलती है, हाँ, उसका भाई थोड़ा सीधा साधा है, लेकिन तुम्हारे जैसे किसी के लिए तो बिल्कुल सही था। तुम्हें ऐसा अच्छा लड़का छोड़कर कोई अगली और ओल्ड बॉयफ्रेंड ढूंढने की क्या जरूरत थी? फिर वो कहती है, मियां जैसे लड़कों के बारे में मैंने सुना है, उन्हें साफ सफाई पसंद नहीं होती, उनके बदन से तो बदबू और वायरस आते हैं, और तुम उनके साथ गंदगी की भी हद होती है। लड़का कहता है, कोई आश्चर्य नहीं, जैसे ही वो अंदर आई एक भयानक बदबू आई, पता चला ये उसी के शरीर से आ रही थी। उफ, कितना घटिया। लिली कहती है, ठीक है, सब लोग मान लेते हैं मेयान हमारी क्लासमेट है और शर्म की सारी हदें पार कर चुकी है, फिर भी हमें उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर वो एक ग्लास उठाकर खड़ी होती है और कहती है, लेकिन इसके जैसे गंदे और बदबूदार इंसान को अपने पास बैठने देना, ये तो ज्यादा ही हो गया। ऐसी हालत में मैं उसे एक अच्छी तरह से धो देती हूँ। फिर वो ड्रिंक उसके ऊपर गिरा देती है और जोर जोर से हंसने लग जाती है। तभी मेयान की फ्रेंड खड़ी होकर उसे रोकती है। लिली कहती है, क्या अब मेयान तुम्हें ज्यादा साफ लग रही है? उसके फ्रेंड कहते हैं, हाँ, अब तो सच में पहले से साफ लग रही है। लिली ने तुम्हारी मदद की, थैंक यू बोलो उसे। मेयान कहती है, अगर तुम लोग मेरी इज्जत नहीं करते तो मैं जा रही हूँ। वो जाने ही लगती है कि तभी एक बंदा आकर वेटर से खाना टेबल पर रखने को कहता है। वो लड़का इतने महंगे महंगे खाने और ड्रिंक्स को देखकर चौंक जाता है। लिली सोचती है,
1 लाख युआन की ड्रिंक। लेकिन वी शू ने तो कहा था बजट सिर्फ 1 लाख का है, कहीं ये मेरे लिए कोई सरप्राइज तो नहीं। फिर वो उनसे कहती है, देखो इन लोगों को, जैसे जिंदगी में कभी रेड वाइन नहीं देखी, बस एक बॉटल वाइन से ऐसे एक्साइट हो रहे हैं। उसकी फ्रेंड कहती है, तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन असली महंगे होटल में खाना मिलेगा। मैंने भी नहीं सोचा था कि कभी इतनी महंगी वाइन पी पाऊंगी, पर आज मुमकिन हुआ। ये सब लिली की इज्जत की वजह से है। फिर वो लड़का बोलता है, मेयान तुम अब तक गई नहीं, अब यहाँ रुकने का क्या मतलब है? शायद तुमने ये सब चीजें देख ली हैं और अब नजरें नहीं हटा पा रही हो। मेयान, क्यों ना तुम थोड़ी विनम्र बनो और लिली से माफी मांग लो, शायद लिली दया करके कुछ मदद ही कर दे। और तुम्हारा मुंह क्यों बंद है? तभी वो बंदा आकर मेयान से कहता है, मैडम ये सब चीजें खास तौर पर आपके पति ने आपके लिए तैयार करवाई हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे। उसके दोस्त ये सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो कि ये सब मेयान के लिए तैयार किया गया है? कहीं तुमसे गलती तो नहीं हो गई? क्या ये सच है? फिर वो बंदा अपना फोन चेक करता है और सोचता है, इस लेडी को भी शायद यीचन की तरह लो प्रोफाइल रहना पसंद है। फिर वो मेयान से कहता है, अरे नहीं, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। मैडम टेबल लग चुकी है, जल्दी आइए और सीट ले लीजिए। फिर उसका फ्रेंड कहता है, मैं मानता हूँ कि तुमसे गलती हुई, लेकिन एक बात बताओ, ये पार्टी तो लिली की तरफ से दी गई थी। फिर रेस्टोरेंट का मैनेजर मेयान के सामने इतना झुक क्यों रहा था? जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ होगा। वो होटल का बंदा कहता है, मैंने शायद किसी को पहचानने में गलती कर दी। लिली मन में कहती है, मेयान अब तो तुम खुद देख सकती हो मेरे और तुम्हारे बीच कितना फर्क है, तुम जिंदगी भर मेरी बराबरी नहीं कर सकती। उसकी फ्रेंड कहती है, लिली मैंने सुना है कि इस रेस्टोरेंट का एक इंटरनेशनल फेमस डिश है यांगचुन बाइशुए, क्या आज हमें उसे ट्राई करने का मौका मिलेगा? लिली कहती है, यांगचुन बाइशुए, इस डिश की कुकिंग प्रोसेस बहुत मुश्किल है, पूरे महीने में सिर्फ एक बार बनती है और वो भी पहले से बुक हो चुकी होती है। वो होटल का बंदा बोलता है, वो डिश आपके लिए पहले ही तैयार कर ली गई है। उसकी फ्रेंड कहती है, सुना है लोग इस डिश को खाने के लिए लाखों खर्च कर देते हैं, स्पेशली उस शेफ को बुलाने के लिए। लिली तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कौन? कौन है ये इंसान? दूसरी फ्रेंड बोलती है, हे भगवान कितनी किस्मत वाली हो तुम, अगर मेरा ऐसा बॉयफ्रेंड होता तो मैं तो खुशी के मारे सपने में भी हंसती रहती। फिर वो लड़का बोलता है, मेयान जरा लिली को देखो और खुद को देखो, उसके बॉयफ्रेंड ने करोड़ों की अरेंजमेंट कर दी और तुम्हारा बच्चे का बाप बस तुम्हें नकली चीजें दिला सका। सच में तुम दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। मेयान तो शायद जिंदगी भर गरीब और नीच ही बनी रहेगी। उसकी फ्रेंड कहती है, लिली जरा बोलो ना कि खाना सर्व कर दे, हम भी देखें तो सही। तभी एक वेटर आकर लिली की जगह खाना मेयान के सामने रख देता है, जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाती है। फिर वो बंदा मेयान से कहता है, मैडम सर ने कहा है कि अब जब आप प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में हैं, तो खास तौर पर डिश में कुछ न्यूट्रिशनल चीजें मिलाई गई हैं। ये यांगचुन बाइशुए डिश सर ने खास आपके लिए तैयार करवाई है। मेयान सोचती है, क्या ये सच में मेरे लिए तैयार की गई है? क्या ये वही मिस्टर है जिनका नाम यचेन है? वो तो सच में बहुत ख्याल रखते हैं। फिर वो कहता है, मैडम अगर आपको ये डिश पसंद आई तो हम हर महीने आपके घर पर भेज देंगे, बस आप हमारे बारे में अपने पति से 2 अच्छी बातें कह दीजिएगा। लिली गुस्से से खड़ी होती है और कहती है, मैं तो इस पार्टी की मेन गेस्ट हूँ, लेकिन यहाँ सब के सब उस गरीब मेयान की चापलूसी करने में लगे हुए हैं। क्या तुम सब अंधे हो? वो बंदा कहता है, मिस एक्सू लगता है आपको इस खाने की वैल्यू का अंदाजा नहीं है। लिली बोलती है, अरे मैं जानती हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड एक लिस्टेड कंपनी का बॉस है, अगर उसने चाहा तो क्या होगा देख लेना, अगर किसी ने मुझे नाराज किया तो। वो कहता है, मिस एक्सू की धमकियाँ हमारे रेस्टोरेंट में नहीं चलती, ऐसा करते हैं अगर आप आज का बिल भर सकती हैं तो जो भी कॉम्पेंसेशन चाहे ले लीजिए। लिली कहती है, ठीक है अब देखना, तुम सब छोटे सोच वाले लोगों को मैं सबक सिखा कर रहूंगी। फिर वो अपना फोन उठाती है और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाती है। उसका बॉयफ्रेंड कह रहा होता है, जल्दी बोलो आज मैं बहुत बिजी हूँ। लिली कहती है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जानू तुमने आज कहा था कि तुम मेरे लिए पे करोगे, अब क्या वो बात कोई मायने नहीं रखती? उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे बस एक डिनर ही तो है, कितना ही महंगा होगा, भेजो बिल मैं पे कर दूंगा। फिर वो चिल्लाकर कहती है, सुना क्या, मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा है कि इस पार्टी का सारा खर्चा उसने उठाया है। आज की पार्टी की मेन लीड कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, ये घटिया लड़की नहीं। उसका बॉयफ्रेंड पूछता है, तुमने कितना खर्च किया? वो होटल मैनेजर बताता है, 19 लाख युआन। ये सुनकर लिली चौंक जाती है और सोचती है, इसने तो बोला था कि बजट सिर्फ 1 लाख का, फिर इतना ज्यादा कैसे हो गया? फिर वो कहती है, हस्बैंड आप तो पे करोगे ना? उसका बॉयफ्रेंड कहता है, पे मैं करूँ, पे तुम करो, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें नहीं बताया कि बजट 1 लाख है और तुम 2 करोड़ उड़ाने पर लगी हो, क्या तुम्हें लगता है मेरा पैसा हवा से आता है? वो बॉयफ्रेंड और कोई नहीं,
यीचन के पास काम करने वाला ही होता है और उसका नाम होता है वेइशु। लिली कहती है, तुमने ही तो मुझे 1976 की कलेक्शन वाइन दी थी। वेइशु कहता है, तुम्हें लगता है तुम उस वाइन जैसी हो, तुम तो खुद 77 साल की लगती हो और वो वाइन तो मेरे पास थी ही नहीं। अगर सामने भी होती तो मैं तुम पर एक पैसा भी खर्च ना करता। सुन लो, मैं अब यीचन के साथ बिजनेस डील करने जा रहा हूँ। अगर तुमने मेरी मीटिंग खराब की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। फिर वेइशु कॉल कट कर देता है और कहता है, इसकी जैसी लड़कियां ही बदकिस्मती लाती है। यीचन, अब हम काम की बात कर सकते हैं। यीचन उससे कहता है, मैं हमेशा से मानता हूँ कि पत्नी से प्यार करने से किस्मत चमकती है और पत्नी को दुख देने से दुर्भाग्य आता है। मुझे अभी और काम है, मैं अब और साथ नहीं दे सकता। और फिर वो चला जाता है। फिर वेइशु गुस्से में फोन पटक देता है। इधर मेयान की फ्रेंड कहती है, लिली, यही है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिसके पास ना पैसा है ना अक्ल और जो सिर्फ अमीर बनने का दिखावा करता है। हंसी आ रही है मुझे। लिली कहती है, इतना घमंड किस बात का? अगर तुम पे नहीं कर सकती तो ये गरीब मेयान कैसे पे कर सकती है? मेयान मैनेजर से कहती है, सच बोलूं तो मैं खुद भी इतना पैसा नहीं पे कर सकती। वो कहता है, मैडम चिंता मत कीजिए, मैंने आपकी तरफ से पेमेंट कर दिया है। हाँ, बिल मैंने चुका दिया है। लिली का फ्रेंड बोलता है, तो मतलब ये पूरी पार्टी सच में मेयान की तरफ से थी? लिली तो कह रही थी कि मेयान ने किसी बूढ़े बदसूरत आदमी को फंसा लिया है और अब करोड़ों उड़ा रही है। क्या वो इंसान लिली के बॉयफ्रेंड से भी अमीर है? कहाँ से लगता है वो गरीब है? फिर लिंचिंग बोलती है, मेयान, तो ये सब तुम्हारा अरेंज किया हुआ था? हमें सच में नहीं पता था। मेयान खड़ी होकर कहती है, अब जब मेरे हस्बैंड ने पैसा दिया है तो जो चाहूँ कर सकती हूँ। और हाँ, अब मैं घर जाने वाली हूँ, ये सब पैक कर दो। इन लोगों के लिए एक भी रुपया खर्च करना मेरी बेइज्जती है। लिंचिंग, जो खाना है खाओ, आज मेरी तरफ से। लिंचिंग खुशी से कहती है, सच में? मुझे पता था तुम सबसे बेस्ट हो। पर मेयान, तुम्हें कोई बदबू नहीं आ रही? मेयान कहती है, हाँ, जलन की बदबू आ रही है, बहुत तेज। लिंचिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, अब चुप हो जाओ, तुम प्रेग्नेंट हो, इतनी गंदी बातें मत करो। फिर उसे ले जाती है। ये सुन के लिली गुस्से में एक कप उठा लेती है मारने के लिए। मैनेजर उसे रोकते हुए कहता है, मिस एक्सू, उस कप की कीमत 8000 युआन है। अगर यह टूट गया तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्यों ना अपने बॉयफ्रेंड से कहो कि आकर बिल चुका दे। फिर वो कप नीचे रख देती है और कहती है, मेरा इंतजार करना। फिर वहाँ से चली जाती है। फिर उसके फ्रेंड्स भी चले जाते हैं। इधर मेयान और लिंचिंग बाहर खड़े होते हैं। लिंचिंग पूछती है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड आपको लेने आ रहा है? मेयान कहती है, उसे कुछ काम है और वो नहीं आ सकता, मैं खुद ही टैक्सी लेकर वापस चली जाऊंगी। तभी पीछे से लिली आकर कहती है, उसे सच में फुर्सत नहीं है आने की, या फिर अब लोगों से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं बची। मेयान कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? लिली कहती है, मेरा मतलब साफ है मिया, सच में तुम्हारी किस्मत बहुत तगड़ी है। तुमने खुद को बेचा, लेकिन अच्छे दाम में। उसका फ्रेंड बोलता है, समझने की जरूरत ही नहीं, पक्का किसी रईस बूढ़े आदमी की रखेल बन गई होगी, तभी तो आज हमारे सामने अकड़ में खड़ी हो। तभी एक लड़की बोलती है, बिल्कुल, उसी बूढ़े आदमी ने बहुत सारी ट्रिक्स इस्तेमाल की होंगी इसे फंसाने के लिए। दूसरी लड़की बोलती है, अब इस बारे में बात करना बंद करो, सोच कर ही उलझन होती है। ऐसी बेहूदगी की बातें हमसे नहीं सीखी जा सकती। लिंचिंग कहती है, क्या कहा तुमने? लिली कहती है, क्या हमने कुछ गलत कहा? अगर उसका बॉयफ्रेंड इतना काबिल होता तो वो खुद इस बात को सबके सामने ले आता। स्कूल में तो सबको पता ही चल गया है, फिर इसे छिपाने का क्या मतलब? तभी एक महंगी गाड़ी आती है। उसे देखकर उसकी फ्रेंड कहती है, देखो, मैंने पहली बार इतनी महंगी रोल्स रॉयस देखी है। लिली, ये कार तुम्हारे बॉयफ्रेंड की ही है ना? लड़का कहता है, बिल्कुल होगी। लिली का बॉयफ्रेंड तो अभी ही छा गया। देखो, वही आदमी माफी मांगने आया है। पैसा हो लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को खुश न रख पाए तो क्या फायदा ऐसे पैसे का? उस कार में से यीचन निकलता है जो अम्ब्रेला लिए मेयान की तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर लिली के फ्रेंड बोलने लगते हैं, हे भगवान लिली, तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम भी है, इतना अमीर और इतना स्मार्ट, मैं तो उसके बिना जी ही नहीं सकती। लिली कहती है, पर वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। उसकी फ्रेंड पूछती है, तो फिर क्या वो कोई और काम में बिजी है? क्या वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? यीचन मेयान के पास आकर उसे अम्ब्रेला पकड़ाता है और फिर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। मेयान कहती है, मैं खुद बारिश में चल लूंगी, लेकिन फिर भी वो उसे ले ही जाता है। लिली गुस्से से कहती है, मैं तो हर चीज में तुमसे बेहतर हूँ, फिर भी तुम वो सब कुछ कैसे ले गई जो असल में मेरा होना चाहिए था? मेयान, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। फिर हम देखते हैं कि यीचन मेयान को उसके कमरे में लाकर बेड पर लिटा देता है। यीचन पूछता है, तुम्हारे बाल कैसे गीले हैं? मेयान सोचती है, यीचन पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हैं, अब उन्हें ऐसी छोटी छोटी बातों से परेशान करना ठीक नहीं। फिर वो कहती है, मैं खुद ही उस हालत में फंस गई थी। यीचन, आज जो आपने किया
उसके लिए मैं ठीक से शुक्रिया भी नहीं कह पाई। शुक्रिया, सच में। फिर यीचन उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद मेयान उसे रोकते हुए कहती है, अब मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर यीचन चला जाता है। फिर अगला दिन होता है। हम देखते हैं कि मेयान की मॉम लिली से कह रही होती है, तो क्या सच में मेयान किसी रईस से शादी कर चुकी है? लिली कहती है, अंकल और आंटी, आपने ही तो उसे पाला है। अगर वो अब हमारे भाई से शादी नहीं करना चाहती और दहेज भी नहीं लाई, तो कम से कम घर वालों को तो याद रखे। मुझे तो लगता है ये लड़की खुद तो आराम से जी रही है और माँ बाप को यूं ही छोड़ दिया है। अफसोस होता है। डैड कहते हैं, हाँ, ये पैसा मिलते ही अपने माँ बाप को भूल गई। हमें तो इसे पहले ही मार देना चाहिए था। मॉम कहती है, अब पछताने से क्या होगा। शाओयू की उम्र अब 30 होने वाली है और शादी के लिए पैसे नहीं है तो हमारे खानदान का नाम भी खत्म हो जाएगा। फिर रोने लगती है और कहती है, पिछले जन्म का कौन सा पाप था कि ऐसी बेटी पैदा हो गई। नहीं, अब तो हमें अपने पैसे वापस लेने ही पड़ेंगे। डैड कहते हैं, हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया सिर्फ इसलिए कि वो हमारे बेटे के लिए दहेज लाए, और अब पैसे भी नहीं दे रही, उल्टा किसी और के साथ भाग गई। मॉम कहती है, मुझे उस लड़के से कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा नहीं है तो कौन नहीं दिखावा कर सकता। कल ही पैसे लेने जाना है मेयान के पास। लिली मन में कहती है, तुम किसी भी अच्छे लड़के से शादी कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप ही खून चूसने वाले हो तो जिंदगी वैसे ही बर्बाद है। फिर हम देखते हैं कि मेयान हाथ में सब्जी लिए जा रही होती है और सोच रही होती है, यीचन ने मेरी इतनी मदद की है तो आज मैं उनके लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ, उन्हें खाना खिला दूंगी। तभी पीछे से उसके मॉम डैड आ जाते हैं। उन्हें देखकर मेयान पूछती है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मॉम कहती है, मेयान, लिली सही कह रही थी, तुम तो अब बड़ी विला में रह रही हो, जरा दिखाओ ना कौन सी तुम्हारी है। डैड बोलते हैं, तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में ही सोच रही है, तुम तो उसे समझ ही नहीं रही। मेयान कहती है, तुम्हें मेरी परवाह होती है तो सीधा बोलो ना, तुम तो सिर्फ ये सोच रही हो कि मुझसे कितने पैसे मिल सकते हैं। मॉम कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा पैसा मतलब हमारा पैसा, हम सब एक फैमिली है। मेयान कहती है, ओह, तो अब मैं भी तुम्हारी फैमिली हो गई। डैड कहते हैं, मेयान, उस आदमी को थोड़ा और किस कर लो, वो कोई आउटसाइडर है। जब तक वो अमीर आदमी तुम्हारे पीछे पड़ा है, कुछ और पैसे ले लो और घर वालों की मदद कर दो। मॉम कहती है, फिर तुम्हारे भाई की शादी हो जाएगी, एक अच्छा घर ले लेंगे और अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। मेयान कहती है, पर तुम सोचती हो कि कोई गैर इंसान तुम्हारे लिए इतना कुछ क्यों करेगा? मॉम कहती है, वो सब तुम पर है। मियान, तुम्हें बस इस आदमी का अच्छे से ख्याल रखना है। इतना अमीर है वो, क्या तुम्हें डर है कि पैसा नहीं मिलेगा? डैड कहते हैं, और वैसे भी उसने तुम्हें इतने दिन तक पाला है तो तुम्हें भी कुछ देना चाहिए ना, बाद में उसके गहने बेच देना, पैसे वैसे ही आ जाएंगे। मॉम कहती है, मेयान, तुम इतने टाइम से उस आदमी के साथ रह रही हो तो तुम्हारे पास कुछ तो पैसे होंगे, पहले हमारे पुराने उधार चुका दो और जो दहेज का पैसा है वो बाद में दे देना। मेयान कहती है, पैसा पैसा, तुम्हें और कुछ दिखता भी है क्या? तुम्हें ये फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरा पति कौन है, वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है। तुम्हें बस ये जानना है कि मैं उससे कितना पैसा निकाल सकती हूँ ताकि तुम्हारे बेटे को दे सको। मैं तुम्हारी नजरों में क्या हूँ, एक पैसा कमाने की मशीन? डैड बोलते हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं, सिर्फ तुम्हारा भाई ही तो है जो तुम्हारा सहारा बन सकता है जब उसकी हालत सुधरेगी। मेयान पूछती है, गुयू की बात कर रहे हो? 30 साल का हो चुका है, कोई नौकरी नहीं है, अभी तक तो मेरी कमाई से ही जिंदा है। उससे अच्छा तो मैं किसी भिखारी पर भरोसा कर लूं, कम से कम वो तो सामने से मांगता है। ये सुनकर मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अपने बेटे के बारे में ऐसी बातें सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेयान कहती है, मम्मी, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। मॉम कहती है, बेटी हो तो मेरे लिए भी कुछ सोचो, लेकिन तुम्हें तो बस एहसान फरामोश कहना आता है। मेयान कहती है, आप मुझ पर चिल्ला रही हो क्योंकि मैंने आपके बेटे के लिए पैसा नहीं दिया? क्या आप में जरा भी इंसानियत है? चलो आज साफ साफ कह देती हूँ, अगर आपको मेरे पैसों की इतनी जरूरत है तो मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और मैं भी आपको माँ नहीं मानती। बात खत्म। तुम्हारे दिल में सिर्फ बेटा है और पैसा उस बेटी से भी ज्यादा प्यारा है जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। ऐसे रिश्ते का क्या मतलब जिसमें सिर्फ स्वार्थ हो? इसलिए आज से मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ। अब मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, तुमसे कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर डैड भी उसे थप्पड़ मारते हैं। मॉम बोलती है, इस लड़की को तो और मार पड़नी चाहिए। अब जब ये अमीर आदमी से शादी कर चुकी है तो अपने माँ बाप को पहचानती ही नहीं। डैड कहते हैं, मेयान, याद रखना, हमने तुम्हें ऐसे ही नहीं पाला था। अगर तुमने अपने भाई के लिए दहेज का पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेयान कहती है, ठीक है, मारना है तो मार लो। वैसे भी जो मैं एक नैनी बनकर कमा रही हूँ वो सिर्फ मेरे बच्चे के गुजारे लायक है। मुझे मार भी डालोगे तो भी मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। मॉम कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम यहाँ नैनी का काम कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? लिली ने तो कहा था कि तुम्हारा आदमी बहुत अमीर है, उसने तो सब देख लिया था। मेयान कहती है, मैं तो बस अपने बच्चे को एक नाम दिलाने के लिए ये सब कर रही हूँ।
हाँ, सब दिखावा है। ऐसे माँ बाप के साथ कौन रहना चाहेगा। अब मैं किचन में जा रही हूँ खाना बनाने, यकीन करो या ना। ये बोलकर वो अपना सब्जी वाला बास्केट उठाती है और चली जाती है। उसके जाते ही मॉम कहती है, और तुम्हें पता है, मैं तो सोच रही थी कि इस बार शाओयू के घर, दहेज और गाड़ी का इंतजाम इस लड़की से हो जाएगा, लेकिन देखो ये लड़की कितना निराश कर रही है। डैड कहते हैं, मैं तो पहले से ही समझ गया था कि ये लड़की तो जिंदगी भर दूसरों की सेवा ही करेगी। कौन प्यार करेगा इससे। मॉम कहती है, अगर इसके पास पैसे नहीं हुए तो शाओयू की शादी कैसे होगी। डैड कहते हैं, और जू फैमिली का रिश्ता भी नहीं टूटना चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हुआन यीचन से कह रहा होता है, कजिन, सुना है कल तुमने ठंडे पानी से नहाया, बड़ा ही कूल मूव था। मेरे नकली कजिन, तुम तो बड़ी दुखियारी हो। 20 साल से संयम रख रखा था, अब जब किसी को पसंद किया तो उसके साथ कुछ हुआ और प्रेग्नेंट भी हो गई, और अब फिर से संयम रखना पड़ेगा। ईचन बोलता है, क्या खुद को मारने का प्लान है क्या। तभी वहाँ पर मेयान भी आ जाती है। उसे देखकर हुआन उसके पास जाता है। वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि देखता है कि उसके गाल में उंगली के निशान है। ईचन खड़ा होकर पूछता है, ये सब किया किसने। वो सब्जी पटककर उसके गले लग जाती है। ईचन उससे दोबारा पूछता है, बताओ ना, आखिर किया किसने। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आप इसका अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें। तो ऐसे और अच्छे ड्रामा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना न भूलें।